Dear students, how are you? I hope everything all right. Today we are going to start our new question, and it is very important. Bohr's model for hydrogen atom. So atom का मॉडल होता है in our syllabus only atom of hydrogen, which is in our syllabus. Rutherford model was not succeed. So Niels Bohr had given atomic model. एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का रहता है. So this is called Bohr's atomic model or Bohr's model for hydrogen atom. Question is like this: Niels Bohr in the year of 1913 was the first to explain quantitatively the general features of the spectrum. We discussed in our last lecture about the spectrum. Spectrum क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो कौन सी फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा. देन इट गेन्स एनर्जी. वो क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा. व्हेन वी अप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट आ रहा है. सो पार्टिकल ऑफ लाइट, जो लाइट होता है एक्चुअली वो क्वांटा होता है, वो पार्टिकल होता है, बट उसका जो मोमेंट होता है वो वेव नेचर होता है. एक्चुअली वो क्या होता है? पार्टिकल एब्जॉर्ब किया, एनर्जी इंक्रीज हो गया. सो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा. देन इट अगेन मूव्स हियर. इफ थर्ड ऑर्बिट में से फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा. सेकेंड में से फर्स्ट में आएगा, एनर्जी इससे कम रिलीज करेगा. सो वी गेट्स स्पेक्ट्रा. सो स्पेक्ट्रा कैन बी explained easily by Bohr's model, yes, of hydrogen atom and its spectra. He used Planck's concept quantization. First of all, quantization क्या होता है? Quantization of energy. इसका मीनिंग ये रहता है, our particle when gains energy, so it will be excite. Suppose एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट में चला जाएगा, ये एक्साइट हो गया, और जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ है उतना ही एनर्जी रिलीज करने के बाद इस इट इज फॉर्म में आ जाएगा. ये वाला क्वांटाइजेशन रहेगा. Yes, this sentence given by Max Planck. He had used, तो प्लांक का थ्योरी होता है उसने इसमें यूज किया. Though the theory is not the modern quantum mechanics. Quantum mechanics, Planck का quantum mechanics, okay. Planck has given formula E equal to h into nu. We discuss about it. ये क्या होता है? जो पार्टिकल होता है, लाइट होता है, उसका पार्टिकल फोटोन, इसका फ्रीक्वेंसी एच प्लांक कांस्टेंट, सो ये एनर्जी दे देगा. अनदर इक्वेशन इज गिवन बाय प्लांक एच सी अपॉन लेम्डा. कोई भी पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा और रिलीज करेगा, सो इसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी डिराइव कर सकते हैं. ये वाला क्वांटाइजेशन हो गया. बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या रहता है? Study of very small particle, very small, like proton, neutron, electron, and very less mass having atoms. ये वाला क्वांटम होता है. एंड स्टडी ऑफ इट. सो जो प्लांक का कॉन्सेप्ट था वो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था. मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट इट. Quantum mechanics means study of very tiny particles like a proton, neutron, electron. That is quantum mechanics. But Planck theory was not modern quantum mechanics. It can still, फिर भी
used to rationalize many points in the atomic structure. फिर भी जो प्लैंक का थ्योरी वो मॉडर्न नहीं था, फिर भी वेरी यूजफुल था एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसका जो स्पेक्ट्रम था वो भी समझने के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट था। बोर्स मॉडल, एटम का मॉडल कैसा होता है? सो ये बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम is based on the following postulates. First of all, postulates क्या होता है? Thinking होता है. What I am thinking about atoms, that is my postulate, and some of the thoughts rise in our mind on the basis of some practical. So that is called a postulate. Postulate imagination होता है, some derivation होता है by practically. So there are many points. So first of बोर का जो मॉडल होता है हाइड्रोजन का, इसमें थोड़ा सा पॉइंट थिंकिंग पोस्टुलेट्स दिया हुआ है। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इन द एटम देयर इज अ न्यूक्लियस एंड एवरीबॉडी नोज न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। But in the case of hydrogen, there is only one proton. यहाँ पे only हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है। ये वाला न्यूक्लियस हो गया। Around the nucleus circular path था। पथ क्या होता है? ये वाला पथ हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। That is called a path. फिक्स्ड रेडियस, यस उसका रेडियस भी फिक्स आ रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पर फिक्स होगा। सो ये वाला स्टेशनरी स्टेट कहलाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन व्हेन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एट फिक्स द डिस्टेंस, ये वाला रेडियस फिक्स एनर्जी के साथ, फिक्स डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मूविंग हो रहा है। दैट इज पाथ, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट कहलाएगा, एंड दैट इज स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स इसलिए कह सकते जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट डिस्टेंस पे कांस्टेंट एनर्जी के साथ मूव हो रहा है। So that is stationary state कहलाएगा। और allowed energy states, allowed energy states, this orbit are arranged concentrically around the nucleus। और यहाँ पे दूसरा ऑर्बिट भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो हायर लेवल में जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा। ये वाला स्टेशनरी, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी था, इसके बदले सेकेंड में ज्यादा रहेगा, और थर्ड में इससे भी ज्यादा रहेगा। सो व्हेन इंक्रीज द डिस्टेंस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, बट व्हेन इट मूव्स इन सेकेंड ऑर्बिट सो उसका एनर्जी फिक्स रहेगा। क्वांटाइज का मीनिंग क्या? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, व्हेन वी पास लाइट, सो जो लाइट का पार्टिकल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सो एनर्जी इंक्रीज हो गया, वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, देन अगेन ये थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, दैट इज क्वांटाइज। वहां से वापस रिटर्निंग में वो सम एनर्जी रिलीज करेगा। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट टाइम वर्ड गिवन बाय नील्स बोर। ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ विद फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, दैट इज स्टेशनरी स्टेट, और ऑर्बिट कहलाएगा। एंड कॉन्सेंट्रिकली मीन्स के न्यूक्लियस के आसपास ये ऑर्बिट रहता है इन द सर्कुलर पाथ, which is given by Niels Bohr. Now second point of Bohr's model is like this. First point में क्या, इलेक्ट्रॉन जो पथ पे घूम रहा होता है ये वाला ऑर्बिट हो गया, ओके। The energy of an electron in the orbit does not change with the time.
if electron is moving in first orbit, जब इलेक्ट्रॉन अपना फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसका एनर्जी फिक्स रहेगा। विथ पासिंग द टाइम ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा तो उसका एनर्जी फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। टाइम पास होने के बाद 2 आवर्स 3 आवर्स वॉटएवर, जब तक वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। बट however the electron will move from one lower stationary state, ये स्टेशनरी स्टेट इसलिए कहलाता है फर्स्ट ऑर्बिट इज फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी मीन स्टेबल, जहाँ उसका एनर्जी फिक्स रहेगा, ये वाला उसका स्टेबल मीन स्टेशनरी स्टेट कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब तक हम उसके ऊपर कोई एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स लाइट वी आर नॉट पासिंग ओवर इट, सो ये वाला अपने स्पीड से अपने वेलोसिटी के साथ एट कांस्टेंट रेडियस के साथ कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता ही रहेगा। इफ वी आर गिविंग सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे इसका एनर्जी लेस हो रहा है, वो एनर्जी गेन करने के बाद हायर जो सेकेंड ऑर्बिट होता है वहां पे चला जाएगा, उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। यस, फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी टू हायर व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब। यहाँ जो एनर्जी होता है सपोज E1, यहाँ पे E2 आ रहा है, E1 का एनर्जी लेस एंड E2 का मोर। सपोज यहाँ पे एनर्जी 100 जूल, यहाँ पे 300 जूल, सो जब तक वो 200 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट में नहीं जा सकता। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन और एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकेंड में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लेस रहता है, एनर्जी गेन करने के बाद इंक्रीज हुआ वो सेकेंड में जाएगा और भी एनर्जी गेन करेगा, थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा। एंड व्हेन इट एमिट्स, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर, वो हायर में से लोअर में चला जाएगा। ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये वाला सेकेंड। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड में से फर्स्ट में आएगा, सेकेंड में, तो हायर लेवल में से लोअर में आएगा तो जो गेन किया हुआ एनर्जी होता है वो रिलीज कर देगा। सपोज फर्स्ट में से सेकेंड में गया तो 200 जूल सपोज एब्सॉर्ब किया, सो सेकेंड में से फर्स्ट में आएगा तो 200 जूल हीट एनर्जी रिलीज करेगा। एंड डिफरेंस बिटवीन देम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो इनिशियल हो गया, जहाँ पे जा रहा है वो फाइनल, तो यहाँ पे एनर्जी कितना होता है और यहाँ पे वो दोनों का डिफरेंस लेने के बाद एनर्जी चेंज डेल्टा किस लिए लिया जाता है, चेंज के लिए लिया जाता है, डिफरेंस लेने के लिए। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट में, ये एफ फाइनल होता है, आई इनिशियल। इनिशियल मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, फर्स्ट ऑर्बिट में था, कहाँ पे गया, सेकेंड में, तो ये वाला फाइनल। सो फाइनल में एनर्जी ज़्यादा था, इनिशियल में लेस हो गया, तो ये इतना एनर्जी यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 100 एनर्जी था, 300 माइनस 100, 300 माइनस 100, सो 200 जूल एनर्जी ये रिलीज करेगा। बट फर्स्ट में से सेकेंड में जाएगा तो क्या रहेगा, तो एब्सॉर्ब करेगा 300 माइनस 100, सो 200 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। सो दिस फॉर्मूला गिव्स इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकेंड में जाएगा तब कितना एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है वो फॉर्मूला के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, द एनर्जी चेंजेस नाउ अंडरस्टूड, यस और नो, टेल मी।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था एनर्जी लेस, जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा एनर्जी फिक्स रहेगा, बाहर से कोई एनर्जी उसे नहीं मिलेगा तब तक उसका एनर्जी फिक्स रहेगा। बाहर से कोई एनर्जी गेन करेगा वो एक्साइट हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी गेन करेगा तो मोर हायर लेवल में जाएगा, ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिट में जाएगा, लेस एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो उससे कम हायर लेवल पे जाएगा ऐसा। फिर वहां से रिटर्न होगा तो जो एनर्जी ऑब्जर्व किया होता है वो रिलीज करेगा। द एनर्जी चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस इन ए कंटिन्यूअस मैनर। यस, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में से सेकेंड में जाएगा तो जो एनर्जी गेन हो रहा है इसके बदले फर्स्ट में से थर्ड में जा रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा रहेगा। यहाँ पे एनर्जी सपोज 100 है, यहाँ 200, वी आर एज्यूमिंग, ऐसा होता नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, 100 हो गया, ये दोनों का 200 हो गया। सो नॉट कंटिन्यूअस मैनर, जितना ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेगा इतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर जाएगा, और लेस एनर्जी गेन करेगा तो यहाँ से न्यूक्लियस से बहुत दूर नहीं जा सकेगा। This is second postulate of a Bohr's model. Now, when any particle moves in linear, so उसका linear momentum हो जाएगा, which comes in physics. ये वाला momentum होता है linear momentum, जो अपना कोई substance linear position में move कर रहा है, so ये सब्सटेंस का मास होगा, उसका वेलोसिटी होगा। सो मास एंड वेलोसिटी मिलके लीनियर मोमेंटम देगा। दिस वन कम्स इन फिजिक्स। सो ये वाला लीनियर, लीनियर क्यों, कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, सो क्या होगा, उसका मास और उसका वेलोसिटी दोनों मिला के ये लीनियर मोमेंटम देगा। सो वी हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जो कोई सब्सटेंस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सो उसका मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट ये वाला लीनियर मोमेंटम देगा। हियर बट आवर इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन लीनियर बट इन सर्कुलर पाथ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, don't write this point in your homework, this is given in green box of your textbook। ग्रीन बॉक्स वाला कुछ भी होमवर्क में लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला you can see in the green box it is given angular momentum दिया, don't write in your homework। understood? पोस्टुलेट सभी लिखना होता है। यस, सो इसी हिसाब से नॉट लिखा है। बट हियर इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन लीनियर पाथ, बट ये वाला एंगुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सो उसका लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। उसका रेडियस एम, एम ई क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इनर्टिया। इनर्टिया मीन्स इलेक्ट्रॉन एक तरह का पार्टिकल जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, इंग्लिश में रिजिड बोलते हैं। इसका रिजिड, इसका मास फिक्स होता है, ये वाला इनर्टिया, रिजिडिटी, इनर्टिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंगुलर मोमेंट देगा। सो एक्चुअली इनर्टिया क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये वाला इनर्टिया रहेगा। जब भी कोई पार्टिकल कोई एक सेंटर के हिसाब से मूव कर रहा होता है, सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर, सो उसका एक वन टाइप का अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस की ओर। सो ये वाला एम ई आर स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
एंड रेडियस स्क्वायर हो जाएगा ये वाला r। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बाय r, v अपॉन r, ये w, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्चुअली क्या होता है I इंटू ओमेगा फॉर इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आर स्क्वायर। हियर v अपॉन r, r वन टाइम कट हो जाएगा, सो m e v इंटू r। यस, यू हैव टू ओनली रिमेम्बर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v is velocity of electron and r is radius means distance from the nucleus रहेगा mvr। ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो गया। Now third postulate of Bohr's atomic model is frequency of radiation। जो वेव होता है लाइट का, ये वाला एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ये वाला रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन 1 सेकेंड हाउ मच ऑसिलेशन अकर्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये वाला जो रेडिएशन होता है इसका फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है ये वाला 1 ऑसिलेशन, ये वाला 2, जो रेडिएशन उसका ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड हाउ मच, ये वाला ऑसिलेशन 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, इन 1 सेकेंड 3 टाइम हो रहा है, सो फ्रीक्वेंसी 3 होगा। सो दैट इज ऑसिलेशन मीन्स फ्रीक्वेंसी रहता है। सो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है, when electron moves from one orbit to another orbit, that is called transition कहलाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस चेंज कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ये वाला ट्रांजिशन कहलाएगा। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जहां पे उसका एनर्जी फिक्स रहता है, ये वाला स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा। दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई। इन फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है ये वाला E1, इन द सेकेंड ऑर्बिट में होता है वो E2। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकेंड में जा रहा है तब सम एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। सो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, सेकेंड में कितना होगा, सो इसका डिफरेंस डिफर वी कैन डिफाइन बाय डेल्टा ई। यहाँ पे एनर्जी सपोज E2, यहाँ पे E1, सो E2 माइनस E1 गिव्स एनर्जी डिफरेंस देगा। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेस ही होगा, सेकेंड में ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसलिए इसने रेडिएशन में से थोड़ा सा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, सो इंक्रीज होने के बाद तो सेकेंड ऑर्बिट में गया। सो यहाँ पे जो एनर्जी था E2, यहाँ पे E1, सो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड में गया। ये वाला ट्रांजिशन मीन्स चेंजिंग इन प्लेस, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आएगा तो भी कितना एनर्जी रिलीज होगा, वी कैन डिफाइन इसका डिफरेंस दे देगा। और ये फॉर्मूला गिव्स द डिफरेंस एनर्जी ऑफ टू एनर्जी स्टेट मीन्स स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट का डिफरेंस देगा। देन डेल्टा E इक्वल टू h न्यू। प्लैंक हैड गिवन दिस इक्वेशन। न्यू क्या होता है, ये वाला v नहीं है, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट in MKS and in CGS value 6.626 10 raised to minus 34 जूल इंटू सेकेंड रहेगा। इन CGS में 6.626 10 raised to minus 7 और इंटू सेकेंड रहेगा। Put this value here, so h into nu equal to E2 minus E1। ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट अप किया, h मल्टीप्लिकेशन में
सामने अपन में जाएगा। सो ये वाला दो ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस whenever divide by Planck constant, so it gives a frequency emitted और absorbed radiation का frequency कितना है, we can define. So I hope you understand very well, where E1 and E2 are the energies of the lower and higher allowed energy status respectively. E1 and E2 क्या होता है? Energies of the lower and higher allowed energy status respectively. E1 फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, सो उसका लोअर एनर्जी होगा। E2 हायर लेवल का एनर्जी हो गया। ये दोनों का डिफरेंस आएगा, हायर में से लोअर जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, डिवाइड बाय एच, ये वाला फ्रीक्वेंसी देगा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इस हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी। सो जो लाइट होता है इसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो लाइट का फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। अंडरस्टूड? ये वाला बोर का फ्रीक्वेंसी रूल हो गया, एंड वी कैन डिफाइन द फ्रीक्वेंसी। नाउ fourth postulate of Bohr's model, the angular momentum. Once again, जो भी कोई पार्टिकल लीनियर मूव कर रहा है, नॉट एंगुलर, सो उसका मास होगा और उसका वेलोसिटी होगा। सो लीनियर मोमेंटम m into v रहेगा, बट हियर our electron is moving in circular path. So ये वाला इलेक्ट्रॉन का मास m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस r एंड वेलोसिटी v रहेगा। सो ये इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन लीनियर पाथ बट इन एंगुलर, सो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr रहेगा। Angular momentum of electron is quantized in a given stationary state. Stationary state क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है उसका एनर्जी फिक्स रहता है, ये वाला स्टेशनरी स्टेट कहलाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन इज नॉट एब्सॉर्बिंग एनी एनर्जी और नॉट रिलीजिंग। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा और जब गेन भी नहीं करेगा तब उसका एनर्जी फिक्स रहता है। सो ये वाला ऑर्बिट उसका स्टेशनरी हो गया। सो ये यहाँ पे इजीली मूवमेंट कर सकता है। इसका एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस MEVR। ME मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R मीन्स रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो ये वैल्यू h/2π का पॉजिटिव इंटीग्रल आना चाहिए। ये n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं, 1 2 3 4। h क्या होता है? कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। सो 6.626 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड रहेगा। ये वाला 2 and 3.14, एवरीथिंग इज हियर फिक्स। ये वन टाइम रहेगा तो इतना ही वैल्यू mvr का होना चाहिए। सो यहाँ पे n=1 ले लेंगे। सो फर्स्ट ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम mvr कितना होना चाहिए? h/2π जितना होना चाहिए। सो वहीं पे घूमेगा। यस, और फर्स्ट ऑर्बिट के बाद दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो ऑब्वियसली मास चेंज नहीं होगा, बट ये रेडियस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। सो आवर न्यू वैल्यू बिकेम ट्वाइस देन h/2π। तो h/2π का जो वैल्यू होता है उससे डबल वाला वैल्यू आएगा, तभी सेकेंड ऑर्बिट रहेगा।
बीच वाला ऑर्बिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 2 आएगा, इसके बीच वाला ऑर्बिट होता है और वो स्टेशनरी नहीं रहता है, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का mvr का वैल्यू h/2 रहेगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। ये वैल्यू इससे डबल हो जाएगा तो सेकेंड, सो 1 एंड डायरेक्ट 2, सो बीच वाला ऑर्बिट स्टेबल नहीं आ रहा है। इस हिसाब से ऑर्बिट के बीच में गैप आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड। सो फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना, h/2 जितना, सेकेंड ऑर्बिट में कितना रहेगा, सब पुट डाउन वैल्यू 2h/2 हो जाएगा। सो थर्ड ऑर्बिट में कितना, 3h/2। बीच वाला वैल्यू में अपना इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर सकता, कंपेंसेट होना चाहिए। मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी एंड रेडियस का मल्टीप्लिकेशन मीन्स एंगुलर मोमेंटम h/2 जितना होगा, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, एम्पियर का वैल्यू h/2 का 2 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स सेकेंड ऑर्बिट। यस, दिस पोस्टुलेट गिवन, सो h/2 का वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगा। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/3/2 mvr का हियर मोमेंटम। यस, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 जितना, सेकेंड ऑर्बिट में 2h/2, थर्ड में 3h/2 हो जाएगा। इस वजह से बीच वाला ऑर्बिट होता है बट ये वाला स्टेबल नहीं होता, वहाँ इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता इजीली, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का पॉजिटिव इंटीग्रल के हिसाब से मल्टीपल वैल्यू में रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे गैप आ रहा है। me is the mass of electron, here v क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वाला भी वेलोसिटी होता है, r रेडियस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, the orbit in which electron is moving. Yes, thus an electron can move only in those orbit for which its angular momentum is इंटीग्रल मल्टीपल, मीन्स फ्रैक्शन नहीं चलेगा। यहाँ पे इनका वैल्यू 1/2 नो, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू h/2 का वैल्यू 1 टाइम होगा, सो ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट होगा। दिस सेंटेंस गिवन बाय बोर, दैट इज पोस्टुलेट ऑफ बोर, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिसाइज्ड। यस, रेडिएशन इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड ओनली when transition of electron take place from one quantized value of angular momentum. Radiation is emitted or absorbed only when transition of electron take place from one quantized value of angular momentum to another. Means electron जब फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकेंड में जाएगा तब रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और सेकेंड में से फर्स्ट में आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। जो बीच वाला ऑर्बिट होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, सो जो क्वांटिसाइज्ड होता है मीन्स के mvr का वैल्यू h/2 का पॉजिटिव इंटीग्रल का मल्टीपल हो जाएगा 1 2 3 4, वहीं से ट्रांजिशन होगा तो ही एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। Therefore, Maxwell electromagnetic theory does not apply here. मैक्सवेल का जो थ्योरी था वो क्या था, जो कोई चार्ज पार्टिकल वॉट एवर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज्ड, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इन द एटम इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। मैक्सवेल ने क्या किया कि मैक्सवेल ने ये सेंटेंस दिया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता होता है, मूव कर रहा है, सो रेडिएशन एमिट करेगा। दिस इज रॉन्ग। ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है,
एंगुलर मोमेंटम h/2 जितना आ रहा है mvr। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एनर्जी बाहर से रेडिएशन नहीं आ रहा है, सो ऑब्वियसली वो वहीं पे मूव कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मूविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजेस रेडिएशन इटसेल्फ, और इसका इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर देगा तो स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियस में चला जाएगा। सो एटम विल बी अनस्टेबल। सो इलेक्ट्रॉन इन द एटम only changes its place when it gains some energy from outside and it became excited and it releases energy and it moves in lower level state। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में से सेकेंड में जाएगा तो एनर्जी कंपल्सरी एब्जॉर्ब किया हुआ होगा, सेकेंड में से वन में आएगा तो एनर्जी रिलीज किया हुआ होगा। बट मैक्सवेल क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्बिट में इट सेल्फ मूव करेगा, सो इट सेल्फ वो इजीली इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पार्टिकल अराउंड द न्यूक्लियस। सो मैक्सवेल के हिसाब से ये एटम स्टेबल नहीं रहेगा। सो देयर इज सम लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल। ये बोलता था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सो रेडिएशन एमिट करेगा इटसेल्फ, सो इसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। सो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो वन टाइम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। सो एटम का कोई अस्तित्व, बराबर एटम का कोई स्ट्रक्चर we can't define any structure, we can define so Maxwell is wrong here, does not apply। इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट में तभी जाएगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लोअर में से हायर में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर में से लोअर में जाएगा तो एमिट करेगा। इटसेल्फ नेवर इलेक्ट्रॉन सेकेंड में से लोअर में जाएगा एनर्जी रिलीज करेगा, फर्स्ट में सेकेंड में इटसेल्फ नहीं जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ही जाएगा। बट मैक्सवेल क्या कहता है, इटसेल्फ एनर्जी रिलीज करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल here। that is why not certain fixed orbitals are allowed। so એટલે some fixed orbitals જ હોય છે, there are some fixed orbitals only। this one was postulates, actually Model's theory of atom we will discuss in our next lecture। I hope you enjoyed my lecture। Now we will meet in our next lecture. Till then, bye।